अच्छा, तो इमेजिन करिए एक टाउन है जहाँ पे अचानक से 20 लोगों को बुखार हो जाता है। और हेल्थ सिस्टम को उसका पता तब चलता है जब ये काफी सारे लोगों में स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी। तो अब सोचिए कि अगर इसी आउटब्रेक का हेल्थ सिस्टम को 2-3 दिन पहले अगर पता चल जाता, या फिर ये जो फीवर जो अचानक से लोगों में हो रहा है ये 2-3 दिन पहले डिटेक्ट हो गया होता, तो कितने सारे लोग होते जिनको फीवर नहीं होता अभी। ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, यानी कि आईडीएसपी। तो आज के वीडियो में हम इस सिस्टम को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, और आपको जो भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेके वो पक्का क्लियर हो जाएगा। और ये बस थेरेटिकल एग्जाम नहीं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट होता है, तो उसमें ये टॉपिक काफी बार पूछा जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो इसको आज हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं आईडीएसपी होता क्या है। तो आईडीएसपी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मतलब कि बहुत सारे डिजीजेस एक जगह से रेगुलेट होते हैं। सर्विलेंस मतलब कि डिजीज को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना, उनको ट्रैक करना और टाइमली रिपोर्टिंग करना। तो आईडीएसपी इंडिया का एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्विलेंस सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सर्विलेंस है उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ सिर्फ एक सेंट्रल ऑफिस के पास नहीं होता है, बल्कि काम अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड होता है। जैसे कि 3 लेवल होते हैं आईडीएसपी के वर्किंग के। फर्स्ट होता है सबसे ग्राउंड लेवल वाला, डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद स्टेट लेवल, और फिर आता है हमारा सेंट्रल लेवल। तो इस सिस्टम का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि लोकल लेवल पर ही डिजीजेस डिटेक्ट हो जाती है। माने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही डिजीजेस डिटेक्ट हो जाती है और एक्शन स्टार्ट हो जाता है बिना डिले के। तो इसका मेन गोल है आउटब्रेक को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना और टाइमली रिस्पॉन्स देना, ताकि डिजीज को स्प्रेड होने से रोका जा सके। तो इसका जो डेफिनेशन है वो हमें याद रखना है। आईडीएसपी जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट बेस्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है, जो कि आउटब्रेक्स को अर्ली डिटेक्ट करता है और पब्लिक हेल्थ में रिस्पॉन्स लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया का अर्ली वार्निंग सिस्टम है डिजीज आउटब्रेक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के लिए। ये कब लॉन्च हुआ था? 2004 में लॉन्च हुआ था, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? एनसीडीसी करता है। एनसीडीसी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर डिजीज कंट्रोल। ये सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है, मतलब कि ये ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है फॉर डिजीज आउटब्रेक डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। फिर डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। स्टेट बेस्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है मोस्टली, और ये हेल्प करता है पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स देने के लिए, आउटब्रेक्स को डिटेक्ट करने के लिए। 2004 में लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है? तो एनसीडीसी करती है, और ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। कि आईडीएसपी की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो पहले क्या होता था कि पहले इंडिया में डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम जो था वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड था। फ्रैगमेंटेड मतलब टूटा टूटा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं था जो सबको जोड़ के रखे। ठीक है। तो मतलब कि हर डिजीज जो है वो उसका अलग अलग रिपोर्टिंग सिस्टम था, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कि रिपोर्टिंग डिले हो जाती थी, डेटा इनकम्प्लीट होता था, और कोऑर्डिनेशन जो था पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स या हेल्थ ऑफिशियल्स के बीच वो बहुत ही पुअर था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन था। तो रिजल्ट ये होता था कि जब तक इंफॉर्मेशन मिलती थी तब तक आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा हो जाता था, डिजीज को ज्यादा ही स्प्रेड हो जाता था। तो उसके बाद उसको कंट्रोल करने में ज्यादा रिसोर्सेस लगता था, ज्यादा टाइम लगता था। और रिसोर्सेस तो लग ही रहा है, टाइम लग रहा है, और ऊपर से वो बहुत सारे लोगों को कवर कर चुका होता था उस टाइम में। तो इसलिए समझ में आया
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए जहाँ की एक ही जगह पे मल्टीपल डिजीजेस को हम सर्विलेंस कर सके, ठीक है, एक ही साथ मॉनिटर कर सके। तो उसी को वर्ड्स में लिखा गया था, कि लिखा गया है इधर कि हमें आईडीएसपी की क्यों जरूरत पड़ी। तो सिचुएशन बिफोर आईडीएसपी, क्या क्या सिचुएशन था? डिफरेंट डिजीजेस हैड सेपरेट रिपोर्टिंग सिस्टम्स। तो इन सेपरेट रिपोर्टिंग सिस्टम्स के वजह से कोऑर्डिनेशन पुअर था, डिलेड आउटब्रेक डिटेक्शन होता था, जब तक आउटब्रेक का पता चलता था तब तक वो काफी स्प्रेड हो चुकी होती थी। पुअर कोऑर्डिनेशन था बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। लैबोरेटरी नेटवर्क भी पुअर था क्योंकि हर डिजीज का अपना अपना सिस्टम चल रहा है। फिर डिलेड रिस्पॉन्स था एपिडेमिक्स के लिए। तो रिजल्ट ये होता था कि आउटब्रेक्स बहुत रैपिडली स्प्रेड हो जाते थे, डिजीज बर्डन इंक्रीज हो जाता था, और इसके वजह से नंबर ऑफ केसेस, दैट इज हायर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ केसेस एंड नंबर ऑफ डेथ ज्यादा होती थी। अब हम ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं, आईडीएसपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो आईडीएसपी का जो ऑब्जेक्टिव्स है काफी सिंपल है। पहला है अर्ली आउटब्रेक डिटेक्ट करना, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स। इससे क्या होगा? आउटब्रेक्स जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे, डिजीजेस जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगी, तो जो डिजीज बर्डन है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि हम उसके लिए पब्लिक हेल्थ एक्शन रैपिडली ले सकते हैं। सेकेंड हो गया टाइमली इन्वेस्टिगेशन। हमें डिजीज आउटब्रेक के बारे में जल्दी से पता चल गया है, तो हम टाइम रहते हुए जल्दी ही हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिजीज ट्रेंड मॉनिटरिंग, इससे सर्विलेंस क्या होता है? सर्विलेंस हम पिछले लेक्चर में भी पढ़े, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि ये ट्रेंड को स्टडी करता है, तो डिजीज के ट्रेंड को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है कि डिजीज के केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स, टाइमली इन्वेस्टिगेशन, डिजीज ट्रेंड मॉनिटरिंग, क्योंकि ये सर्विलेंस सिस्टम है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनको ट्रेन करना ताकि आउटब्रेक्स को जल्दी जल्दी डिटेक्ट कर सके, टाइमली इन्वेस्टिगेशन कर सके, और हम डिजीज को मॉनिटर कर सके और फाइनली कंट्रोल कर सके। एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ एक्शन पे डिपेंड करता है। एविडेंस बेस्ड मतलब कि तथ्यों पे आधारित पब्लिक हेल्थ में कुछ भी एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही है कि उस डिस्ट्रिक्ट में इतने केसेस हो गए हैं कॉलेरा के, तो वहां पे गए और इंटरवेंशन पब्लिक हेल्थ एक्शन शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। एक डेटा होता है, एक एविडेंस होता है कि हाँ इतने केसेस हुए, कब हुए, कैसे हुए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्शन होता है, एविडेंस के बेसिस पे। फिर लेबोरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन भी करना एक ऑब्जेक्टिव होता है आईडीएसपी का। जो लेबोरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रेंथन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल डिजीजेस हैं, सबके आउटब्रेक्स को जब कंफर्म करते हैं तो कंफर्म हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस से ही करते हैं, ठीक है। तो फाइनल लेबोरेटरी में जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे ही हम बोलते हैं कि आउटब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? 6 ऑब्जेक्टिव्स है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स। पहला हो गया अर्ली डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स, टाइमली इन्वेस्टिगेशन, डिजीज ट्रेंड मॉनिटरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ एक्शन और लेबोरेटरी स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल लाइन आपको याद रखना है कि आईडीएसपी का मेन मोटो क्या है, ठीक है। तो मेन मोटो है डिटेक्ट करना आउटब्रेक्स को, उन आउटब्रेक्स को एनालाइज करना फॉर एविडेंस, और बोल सकते हैं फॉर डेटा, ठीक है। डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, उस बेसिस पे फिर रिस्पॉन्स देना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पब्लिक हेल्थ एक्शन लेना चाहिए, और उस रिस्पॉन्स का रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्रिवेंशन होना चाहिए, कि जो डिजीज है वो कम हो, प्रिवेंट हो, जो अगर कोई आउटब्रेक हुआ है तो वो दोबारा ना हो। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स। इंफॉर्मेशन फ्लो देख लेते हैं आईडीएसपी में कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। तो आईडीएसपी जो है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, माने कि इसमें ऐसा नहीं है कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका ये हायरार्की में काम करता है, जैसे कि सबसे ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट है, उसके ऊपर है स्टेट सुपरविजन यूनिट, और उसके ऊपर है
सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट जो कि नेशनल मॉनिटरिंग करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये नेशनल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे काम करता है और सबसे ग्राउंड लेवल में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करता है। तो ये एक ये एक बॉटम टू टॉप सिस्टम है। ठीक है, इसमें बॉटम में सबसे पहले अगर कोई भी आउटब्रेक हुआ, डिस्ट्रिक्ट में पता चला, एक्शन लेना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन गया स्टेट के पास, उसके बाद गया नेशनल लेवल पे। तो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आईडीएसपी एक बॉटम टू टॉप सिस्टम है, ये याद रखना है। डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब कि बॉटम टू टॉप सिस्टम है। सबसे पहले डेटा जो है वो कम्युनिटी से आता है हमें। ठीक है, तो जो भी कम्युनिटी से हमें डेटा आता है वो आशा और एएनएम डेटा कलेक्ट करती है। उसके बाद पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मेडिकल कॉलेजेस और लेबोरेटरी जो है वहां पे ये डेटा जाता है। फिर और भी जो भी हॉस्पिटल्स है, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे हॉस्पिटल्स, आर्मी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड लैब्स हो गए, नर्सिंग होम हो गए, तो वहाँ पे कोई भी केस आता है तो सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के पास। अब इस जो भी केसेस आए वो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के पास आए, वहां पे कुछ प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं। अगर लगता है कि आउटब्रेक हो रहा है किसी डिजीज का तो एक्शन शुरू हो जाता है इमीडिएटली। उसके बाद ये जो डेटा है जो हमें डिफरेंट जगह से, डिफरेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज है वहां से जो डेटा मिली है वो स्टेट सर्विलेंस यूनिट के पास जाती है, और फिर स्टेट सर्विलेंस यूनिट ये डेटा जो है नेशनल या सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट के पास भेजती है। तो इसका मेनली हमें फोकस ये करना है कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज है वो अपने डेटा को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के पास पहुंचाते हैं। तो आईडीएसपी इस लेवल पे काम करता है, सबसे ग्राउंड लेवल में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट, उसके बाद स्टेट सर्विलेंस यूनिट, उसके बाद सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। ये जो सोर्सेज है डेटा के वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो सबसे ग्राउंड लेवल पे हो गया आशा, एएनएम, जो कि विलेज लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे डेटा कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद ये डेटा पीएचसी के पास जाता है, सीएचसी के, फिर पीएचसी से हायर लेवल पे आता है सीएचसी, उसके बाद हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, लैबोरेटरीज। तो ये जो सोर्सेज ऑफ डेटा है ना वो मल्टीपल है, हमें याद रखना है। ग्राउंड लेवल से रिलेट करते जाएंगे तो लिखने में जब आपको याद करना होगा सोर्सेस तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ग्राउंड, सबसे ग्राउंड लेवल पे कौन हमें डेटा प्रोवाइड करता है? तो आशा एएनएम हो गई जो सब सेंटर पे लेवल पे है। उसके बाद पीएचसी हो गया, फिर सीएचसी हो गया, फिर हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड लैबोरेटरीज हो गया। तो इसका एडवांटेज ये है कि डेटा सिर्फ एक जगह से नहीं आता है बल्कि इसका मल्टीपल सोर्सेज होता है। तो इससे रिपोर्टिंग एक्यूरेट हो जाती है और आउटब्रेक्स मिस होने के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अब डेटा फ्लो आप यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं कि सबसे पहले कम्युनिटी में डेटा आया, फिर कम्युनिटी से वो डेटा पीएचसी, सीएचसी लेवल पे आया, हेल्थ फैसिलिटी के लेवल पे, फिर वो जो डेटा है हेल्थ फैसिलिटी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट के पास। फिर डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट जो है ये डेटा स्टेट को भेजती है, स्टेट सर्विलेंस यूनिट को। उसके बाद ये नेशनल लेवल पे जाती है सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट के पास। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ फॉर्म्स हैं, तीन तरह के फॉर्म्स हैं जो कि बहुत ही रेलिवेंट है। अब ये फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो एस फॉर्म, पी फॉर्म एंड एल फॉर्म। एस फॉर्म स्टैंड्स फॉर सिंड्रोमिक सर्वेलेंस। तो इसमें हमें टर्म से ही समझ आ रहा है, सिंड्रोमिक, सिंड्रोम्स मतलब सिंड्रोम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो सिंड्रोम्स किस पे बेस्ड होगा? सिम्टम्स पे बेस्ड होगा। अब सिम्टम्स कौन पहचानता है? तो सिम्टम्स हेल्थ वर्कर्स पहचानते हैं। एग्जाम्पल हो गया सिम्टम्स का, क्या हो गया? फीवर हो गया, कफ हो गया, रनिंग नोज हो गया। तो ये सब क्या है? सिम्टम्स है जो कि हेल्थ वर्कर्स पहचानते हैं। तो सिंड्रोमिक फॉर्म या एस फॉर्म जो होता है वो सिंड्रोमिक सर्विलेंस पे बेस्ड होता है, ये हेल्थ वर्कर्स के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। ये सिम्टम्स पे बेस्ड होता है, और एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, फीवर, कोल्ड, कफ। तो एस फॉर्म्स हमें एकदम अच्छे से याद रखना है, ये सिम्टम्स पे बेस्ड होता है और ये सबसे फास्ट रिपोर्टिंग देता है। ठीक है, ये सिम्टम्स तो बहुत इजीली पहचान में आ जाते हैं ना, तो ये सबसे फास्ट रिपोर्टिंग देता है, ये आपको समझ आना चाहिए और ये आपको याद रखना है। सबसे फास्ट रिपोर्टिंग कौन करता है? एस फॉर्म।
ठीक है, क्योंकि ये सिम्टम्स पे बेस्ड होता है। फिर आ गया हमारा पी फॉर्म। तो पी फॉर्म क्या होता है? ये पी फॉर्म जो होता है उसका फुल फॉर्म है प्रिजम्पटिव सर्विलेंस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये डॉक्टर की क्लिनिकल डायग्नोसिस पर बेस्ड होता है। डॉक्टर ने किसी पेशेंट को देखा, तो उस उनका कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा बेस्ड ऑन देयर सिम्टम्स एंड हिस्ट्री। तो उस बेसिस पे जो भी उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा, उसके बेसिस पे हम रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स रिपोर्ट करते हैं इसको। तो पी फॉर्म स्टैंड्स फॉर प्रिजम्पटिव सर्विलेंस। ये रिपोर्टेड ये दिस इज रिपोर्टेड बाय डॉक्टर्स। ये बेस्ड होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस पे बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। और इसका एग्जांपल क्या हो गया कि कोई अगर सिम्टम्स आया, कोई भी पेशेंट आया जिसमें सिम्टम्स है डेंगू के, तो जो डॉक्टर है वो सस्पेक्ट करेगा कि हाँ, इस इंसान को डेंगू हो सकता है। अब इसको कंफर्म कौन करेगा? तो लैब लैब टेस्ट होगा उसका, फिर उसके बाद उसका कंफर्मेशन होगा। तो लैब टेस्ट के लिए क्या, लैब लेबोरेटरी से कौन सा फॉर्म रिपोर्ट होता है? एल फॉर्म। एल फॉर्म स्टैंड्स फॉर लेबोरेटरी फॉर्म या लेबोरेटरी सर्विलेंस पे बेस्ड होता है ये कौन रिपोर्ट करता है? तो लेबोरेटरीज रिस्पॉन्स रिपोर्ट करती हैं। और ये बेस्ड होता है लैब कंफर्मेशन से। अब एक बार अगर लैब कंफर्मेशन आ गया, मतलब कि जो भी डिजीज, जो भी सस्पेक्टेड था, वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो जब डेंगू कंफर्म हो जाएगा उस पेशेंट में ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी कंफर्मेशन, तो वो किस पे बेस्ड होगा? लेबोरेटरी सर्विलेंस पे। तो हमें याद रखना है एस फॉर सिम्टम्स, पी फॉर फिजिशियन एंड एल फॉर लैब। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। और इसमें यही मेन 3 पॉइंट्स है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्या है? एस एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोमिक, पी फॉर प्रिजम्पटिव, या आप करने के लिए, याद रखने के लिए फिजिशियन से भी याद रख सकते हैं। और एल फॉर्म स्टैंड्स फॉर लेबोरेटरी। ठीक है, अब देख लेते हैं आउटब्रेक डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को समझते हैं, स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले होता है सिग्नल डिटेक्शन, मतलब अनयूजुअल केसेस आइडेंटिफाई होते हैं। सिग्नल डिटेक्शन में क्या होता है? अनयूजुअल केसेस जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। उसके बाद इनका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन किसके लिए? कि क्या ये रियल आउटब्रेक है या नहीं है, तो इसको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। जो हेल्थ वर्कर्स है वो जाके फील्ड में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो जो भी सिग्नल मिला है वो वेरीफाइड है कि नहीं। तो दिस इज वेरीफाइड थ्रू फील्ड इन्वेस्टिगेशन। फिर जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन जब किया जाता है, तो सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको फिर लैब में कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है। अब लैब में क्या होती है? टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होती है, उसके बाद लैब कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये डिजीज है, ये आउटब्रेक है या नहीं है। अब अगर आउटब्रेक है, तो उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लाए जाते हैं ताकि डिजीज को और स्प्रेड ना होने दे। और फिर लास्ट में जब कंट्रोल मेजर्स, या फिर जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक हेल्थ एक्शन, वो ले लिया जाता है, तो उसके बाद एक फीडबैक दिया जाता है सिस्टम को कि जो हमने मेजर लिया है उसके वजह से डिजीज आउटब्रेक कम हुई है या बढ़ी है। तो इसका एक फीडबैक सिस्टम को दिया जाता है। तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स हैं। पहला है हो गया सिग्नल डिटेक्शन, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन उस सिग्नल का, उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनको लैब भेजा जाता है फॉर लेबोरेटरी कंफर्मेशन। वंस लैब्स जो है वो कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद उस हिसाब से कंट्रोल मेजर्स या पब्लिक हेल्थ एक्शन लिए जाते हैं। और उन पब्लिक हेल्थ एक्शंस के फीडबैक को सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। तो ये स्टेप्स है आउटब्रेक डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। अब समझ लेते हैं रैपिड रिस्पांस टीम में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं आउटब्रेक्स को। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है। इस टीम में होते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। ये टीम फील्ड में जाकर आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करती है और कंट्रोल मेजर्स रिकमेंड करती है। तो ये हमारे आरआर टीम है। रैपिड रिस्पांस टीम में कौन कौन है? एपिडेमियोलॉजिस्ट है जो कि डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। क्लिनिशियंस है, या फिर जिसको हम डॉक्टर्स कह सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट है
जो कि लेबोरेटरी कंफर्मेशन देते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रोब्स को। उसके बाद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है जो कि कंट्रोल मेजर्स लाते हैं या पब्लिक हेल्थ एक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टीम है ये कोलैबोरेटिव तरीके से काम करती है, मिलके काम करती है किसी भी आउटब्रेक को डिटेक्ट करने के लिए और एक्शन लेने में। उसके बाद हम देख लेते हैं अचीवमेंट्स क्या क्या है आईडीएसपी के। तो आईडीएसपी ने इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को काफी स्ट्रांग बनाया है। अब आउटब्रेक्स जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, रिपोर्टिंग सिस्टम पहले से बेटर हो चुका है हमारा, लेबोरेटरी नेटवर्क जो है वो और कोलैबोरेटिव हो गया है, स्ट्रेंथेंड हो गया है, मजबूत हो गया है। और जैसे कि एग्जांपल ले लेते कोविड 19 जैसे पैंडेमिक जो था, उस टाइम आईडीएसपी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आईडीएसपी का सिंपल मीनिंग है, इट डिटेक्ट्स अर्ली आउटब्रेक्स एंड आल्सो प्रोवाइड्स रैपिड रिस्पांस। तो अचीवमेंट्स क्या क्या हो गए? आउटब्रेक डिटेक्शन इंप्रूव हो गया है, रिस्पांस फास्टर हो गया है, रिपोर्टिंग बेटर हो गया है, लैबोरेटरी नेटवर्क जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग एंड कोऑर्डिनेटेड हो गया। ये एक नेशन वाइड सर्विलेंस कवरेज है जिसमें कि सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है कोविड 19 के टाइम, ये बहुत ही हेल्पफुल था केसेस और आउटब्रेक्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं एंड फ्यूचर डायरेक्शंस भी हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या है? काफी बार देखा गया है अंडर रिपोर्टिंग होती है, डेटा क्वालिटी इश्यूज होते हैं। अंडर रिपोर्टिंग क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छे से डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, हेल्थ वर्कर्स एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, तो उसके वजह से डेटा क्वालिटी में भी इश्यूज आएंगे। ह्यूमन रिसोर्स का काफी शॉर्टेज है, हेल्थ केयर वर्कर्स का काफी शॉर्टेज है हमारे इंडिया में। तो उस ये भी एक चैलेंज है आईडीएसपी के लिए, क्योंकि आईडीएसपी में बहुत सारे डिजीजेस हैं। तो और ऊपर से ये पूरे नेशन वाइड काम करता है, तो इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज्यादा चाहिए, बट उसकी शॉर्टेज है, तो उसके वजह ये भी एक चैलेंज पोज करता है आईडीएसपी में, उसके एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। फिर कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो होता है इसमें कम होता है आईडीएसपी में। तो इसकी वजह से जो भार है वो गवर्नमेंट पे ज्यादा पड़ती है, तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है। अब देख लेते हैं फ्यूचर डायरेक्शंस। तो फ्यूचर में सिस्टम और एडवांस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है। यहाँ पे रियल टाइम रिपोर्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब एआई बेस्ड सर्विलेंस आएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। ये वन हेल्थ अप्रोच पे भी काम करता है और फ्यूचर में और अच्छे से स्ट्रांगली काम करेगा। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे भी बेस्ड होता है कि ये जो आगे अगर कोई आउटब्रेक आया है तो उसको आगे और उससे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है, और उस हिसाब से एक्शंस भी टाइम से लिए जा सकते हैं। तो मतलब ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट हेल्थ को एक साथ मॉनिटर किया जाएगा यहाँ वन हेल्थ अप्रोच में। एआई बेस्ड सर्विलेंस पे बेस्ड होगा आईडीएसपी, और रियल टाइम रिपोर्टिंग होगा इसमें। तो ये कुछ फ्यूचर डायरेक्शंस है। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ये पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये बेसिकली वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अभी लेक्चर में कवर किया है। तो मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में कोई भी इश्यूज आएंगे। तो प्लीज कमेंट करें इन सब का आंसर कमेंट सेक्शन में। और फिर जिनका भी सारा आंसर करेक्ट होगा उनको मैं थम्स अप दे दूंगी। और प्लीज अटेम्प्ट करें ताकि पता चले कि कितना पता चला है इस लेक्चर के थ्रू। बाकी थैंक यू। तो और मैं कहूंगी कि आईडीएसपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम है जो इंडिया के आउटब्रेक को रेडी बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं आंसर्स को, और कमेंट करें कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।